नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड के होंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देते हैं कैसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, एवरीडे मैथमेटिक्स के 10 होंगे और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स जो है वो कितना है 50। टोटल क्वेश्चंस है 50 और टोटल टाइम जो है 1 आवर है। मार्क्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितने हो जाएंगे। अच्छा, सिलेबस आप अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में सबसे पहला जो सेक्शन है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी है वर्बल नॉन वर्बल ये बेसिक रीजनिंग होती है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी समझ है रीजनिंग की तो आप इसको कर सकते हैं। सेक्शन 2 अगर आप देखेंगे तो क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी है, उसी के एमसीक्यूज दिए गए हैं यहाँ पर। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में भी क्लास 10th से रिलेटेड ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सैम्पल पेपर में। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहला क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया इफ प्लस मीन्स डिवाइड। तो देखिए आपको एक इक्वेशन दी गई है और इसमें जो साइंस दिए गए हैं वो थोड़े से बदल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का मतलब डिवाइड है, तो पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। डिवाइड है तो अपॉन हो जाएगा 6 हो जाएगा। डिवाइड था तो डिवाइड का मतलब है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -3, ठीक है। फिर माइनस था यहाँ पर तो माइनस की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, देख ही लिया है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाय 8, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या कहा गया प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा +8। पहले बॉड मास अगर लगाया जाए तो लिख लीजिए कहीं पर BODMAS। इसमें मेन आप याद रखिएगा पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। तो डिवाइड पहले करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड होके 2 बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 2 - 6 + 8, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2 + 2, आंसर क्या आ जाएगा 4 इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इसमें कहा गया आपको ये एक वर्ड दिया गया है एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और बोला गया है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन वर्ड्स एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, लेकिन कैसे किया जाएगा तो इसमें पहले क्या करिए, जिस नंबर पे जो लेटर आता है उसको लिख लीजिए। जैसे ए किस पे आता है तो ए आता है 1 पे, ठीक है। डी 4th पे आता है। वी अगर आप देखेंगे तो वी आता है 22 पे, ठीक है। ई किस पे आता है 5th पे आता है। इसी तरीके से आर देखेंगे तो आर आता है 18 पे, ठीक है। टी देखा जाए तो आर एस टी तो ये होता है 20 to 20 पे आ जाएगा, ठीक है। आई देखेंगे आई आता है 9 पे, ठीक है, 9 पे आ जाएगा। इसी तरीके से ई किस पे है 5 पे है। एम किस पे है, एम है 13 पे। ई फिर से किस पे 5 पे है, ठीक है। एम 13 पे था तो एन किस पे हो जाएगा 14 पे हो जाएगा। टी किस पे है, टी है 20 पे, ठीक है। इसको अगर आप कॉपी पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, जैसे ये 1 है, ठीक है, तो 1 के बाद देख सकते हैं डी आ रहा है। दोनों के बीच में क्या कोई लेटर है, नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, तो ये गलत है, ठीक है। हम आपको एक पेयर बताते हैं जो सही बैठ रहा हो, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए इसको मान लेते हैं 4 को मान लेते हैं, मतलब ये जो v है इसको मान लीजिए 4 हो गया, तो ये 5 होगा, ये 6 नहीं है, 7 8 9। देखिए i जो आ रहा है 9 पे आ रहा है, आपको दिखाई पड़ गया होगा। तो 4 और 9 जो है, ठीक है, d और i के बीच में अगर आप देखें तो ये 4 था और i जो है 9 है, और दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो भी सेम है, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 9 9 पे आ भी रहा है और डिफरेंस भी 9 मतलब उतने का ही है जितने का वर्ड में डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कई सारे पेयर्स हैं, आप पेयर्स देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल आंसर जो है मोर देन 5 पेयर्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और पेयर याद रखिएगा, जैसे एम और आर है तो एम और आर भी एक तरीके का पेयर ही बन रहा है, ठीक है। उल्टा भी पेयर बन सकता है, सीधा पेयर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा गया सेलेक्ट द वेन डायग्राम फ्रॉम द ऑप्शन। तो देखिए जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको वेन डायग्राम को सिलेक्ट करना है। और जो क्वेश्चन है उसमें अगर देखें तो टीचर दिया है, मेल दिया है, प्लेयर दिया है, ठीक है। तो टीचर, मेल और प्लेयर में क्या क्या हो जाएगा, तो जो सी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि टीचर जो है, ठीक है, अगर मान लीजिए टीचर है तो ये मेल भी हो सकता है तो ये फीमेल भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर ये टीचर है तो हो सकता है कि ये मतलब प्लेयर भी हो, ठीक है, हो सकते हैं कुछ टीचर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो खेलते खेलते हों तो प्लेयर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे, क्योंकि देखिए टीचर,
प्लेयर भी हो सकता है, टीचर मेल भी हो सकता है, मेल प्लेयर भी हो सकता है, मेल टीचर भी हो सकता है। तो सबके सब एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और जब ओवरलैप की सिचुएशन होती है तो वेन डायग्राम बिल्कुल सी की तरह बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़े से मैथमेटिक्स के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, जो आप लोग ने पहले पढ़े होंगे चैप्टर्स में। यहाँ पर कहा गया द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज। तो दो अरिथमेटिक सीरीज है, पहले मान लेते हैं पहली अरिथमेटिक सीरीज का फर्स्ट टर्म है a1, कॉमन डिफरेंस है d1, और सेकंड का है a2, कॉमन डिफरेंस है d2, ठीक है। सम दिया गया है, दोनों का रेशियो दिया गया सम का 7n+1 अपॉन 4n+1। रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म आपको बताना है। रेशियो क्या होगा, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो s1 अपॉन s2, 1 का मतलब है पहले टर्म का सम, मतलब पहली जो सीरीज है उसका सम है, और सेकंड मतलब n टर्म्स ऑफ सेकंड सीरीज उसका सम है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा, n/2 तो दोनों में सेम आ जाएगा, ठीक है। अब 2a + n-1d होता है, तो 2a जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर a1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा। करली ब्रैकेट यहाँ लगा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। होल अपॉन क्या हो जाएगा, फिर n/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही n टर्म्स का सम था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, ये आपने ऐसे कर लिया, n/2 कट गया, और इस s1/s2 की जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 7n+1 अपॉन, ठीक है, 4n+27, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d अपॉन 2, ये a1 है और ये d1 है, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। अच्छा इस चीज को समझिए, आपकी पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म, मतलब आपको इस वैल्यू को बताना है a1 प्लस 10d1 अपॉन a2 प्लस 10d2। अब ये वैल्यू आपको बतानी है, और आपको ये वैल्यू पता चल गई है। तो देखिए बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी a1, यहाँ पर भी a2, ठीक है, a1 यहाँ पर है, a2 यहाँ पर है। तो अगर दोनों इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दे तो देखिए क्या आ जाएगा, मतलब इसको भी 2 से डिवाइड करें, न्यूमरेटर को, इसको भी 2 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा a1 प्लस n-1 अपॉन 2 d1 होल अपॉन a2 प्लस n-1 अपॉन 2 d2, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और यहाँ पर जो है दोनों में n-1/2 है। तो n-1/2 की जगह हम लोग को क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो n-1/2 की जगह क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 21 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर 21 रख दें, ठीक है, इसमें अगर n की वैल्यू 21 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, a1 प्लस 10d1 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा a2 प्लस 10d2। इसका मतलब n की वैल्यू को 21 कहाँ पुट कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिए, और आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27, ठीक है। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। इससे जो आपको आंसर मिलने वाला है, हम आपको पहले इसका बता देते हैं कि इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा। तो आ जाएगा 148/111। फिर आप इसको कट कर लीजिएगा, कट जब करेंगे तो आंसर जो फाइनल आएगा वो 4/3 आएगा। तो 4/3 दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आएंगे, इसको पहले रब करेंगे, फिर अगला सवाल देखेंगे कैसे किया जाएगा। तो देखिए अगले सवाल में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पूछा है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 3 पॉइंट्स, देखिए 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, 1, -2, 3, 4 और 4, 7, क्या ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते होंगे कि नहीं, तो एक कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अगर 0 होगा तो ये स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता होगा, हाफ a1 b1 माइनस b2 ऐसे करके फॉर्मूला होता है, उसको आप लगा के देख सकते हैं। तो ये तीनों के मतलब जो एरिया आएगा वो 0 आएगा, इसका मतलब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब देखिए कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसकी आपको इक्वेशन दी गई y = b, ठीक है। तो मान लीजिए y है, यहाँ पर वैल्यू इसकी b है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी y = b, ये लाइन है y = b, ठीक है। कौन सी लाइन है, y = b, और एक इसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है।
तो देखिए थर्ड पॉइंट में कहा गया है, ठीक है, द पॉइंट 3,4 इज एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगी। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, तो 9 प्लस 16 25, अंडर रूट हो जाएगा 5 यूनिट्स। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। पूछा गया था कौन से सही है, तो इसमें तीनों के तीनों सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अ नंबर इज चूजन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम 1 to 120, 1 से 120 तक नंबर आपसे कहा गया चूज करने को, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर चूज किया जाए वो 3 और 15 दोनों का ही मल्टीपल हो। तो 3 और 15 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 15 होगा, ठीक है, और 30 होगा, फिर 45 होगा, फिर 60 होगा, फिर 75 होगा, फिर 90 होगा, फिर 105 होगा, और लास्ट में 120 हो जाएंगे। तो इतने आपके नंबर्स हो गए, तो नंबर काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई आपकी फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम कितनी है, 1 से 120 तक नंबर अगर जोड़ेंगे तो 120 होंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 8 1 जा 8, ठीक है, और यहाँ पर 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 1/15 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आएंगे। अब देखिए जो अगला सवाल दिया गया है ये आपका एवरेज से रिलेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज स्कोर ऑफ अ प्लेयर इन 10 इनिंग्स वाज 77। अब देखिए सम ऑफ 10 इनिंग्स, तो सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 10 इनिंग्स, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, 10 स्कोर्स को आपको ऐड करना है, अपॉन 10 करेंगे तो इसका एवरेज मिल जाएगा, और एवरेज कितना दिया था, 77 दिया था, ठीक है। तो इसको आप उधर भेज दीजिए, तो 10 इनिंग्स का जो सम है, ठीक है, 10 इनिंग्स का सम जो दिया है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, 10 इनिंग्स का सम हो जाएगा 70 हो गया, ठीक है। इसके बाद कहा गया 11th इनिंग्स में उसने 0 रन बनाए। तो 11th इनिंग्स में जब वो 0 रन बना रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सम 770 था, तो 11 इनिंग्स का सम क्या हो जाएगा, तो 11 इनिंग्स का भी सम हो जाएगा 770, ठीक है। क्यों 770 हो जाएगा, देखिए 10 का ये था, और 11वें में 0 रन पाया, तो प्लस 0 करेंगे तो वही आ जाएगा। अब लेकिन अगर ये देखा जाए टोटल इनिंग्स कितनी हो गई, तो टोटल इनिंग्स हो गई 11, तो एवरेज कितना हो जाएगा 11 इनिंग्स का, तो 11 7 जा 77 और 0, तो 70 का एवरेज उसका 11 इनिंग्स का बनेगा। तो यहाँ पर 70 सही आंसर होगा, क्योंकि यही पूछा गया था कि एवरेज क्या होगा 11 इनिंग्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी देखिए पहला 77 दिया है, बच्चे तुरंत 77 लगा के चले आएंगे, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अ काइट इज फ्लोन विद अ थ्रेड ऑफ 250 मीटर लेंथ। तो देखिए जैसे काइट जब उड़ती है तो कुछ इस तरीके से उड़ेगी, हाँ मान लीजिए काइट है, ठीक है, ये काइट आपकी हो गई। अब इसकी जो लेंथ दी गई वो कितनी है, 250 मीटर इसकी लेंथ दी गई है। इफ द थ्रेड इज assumed टू बी स्ट्रेच एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जो थ्रेड है, ठीक है, कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ में। हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड, तो आपको ये हाइट बतानी है, ये आपको परपेंडिकुलर बताना है क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यही परपेंडिकुलर जो है यही हाइट हो जाएगी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखिए बहुत आसान है। आप ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा हो, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और जिसमें हाइपोटेन्यूज आता हो, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कौन सा थीटा लग जाएगा, तो साइन 60 लग जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर देखिए आपको दिया है p, मतलब हाइट है, ठीक है, इसको p ना लिखिए, इसको हाइट लिखिए, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 250 है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी √3/2 होती है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो आप लोग को हाइट मिल जाएगी, ठीक है। अब सॉल्व आप कर लीजिएगा, इसको काट के 125 कर सकते हैं, और फिर √3 मतलब 1.732 वैल्यू दे दी गई है, उसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। और देखिए जो आंसर होगा यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं 216.5 होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया भी गया है 216.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखिए पहले में कहा गया फॉर k इज इक्वल टू 9, तो आपको 9/8 आपको सब में इसमें k की वैल्यू 9/8 पुट करनी है, और देखना है क्या रियल और इक्वल रूट आ रहे हैं। अब देखिए रियल और इक्वल रूट के लिए जो कंडीशन है वो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप देख सकते हैं होगा तो ये ट्रू होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, k की वैल्यू 9/8 पुट करके आप d की वैल्यू निकाल के समझ सकते हैं इसको, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट है, डिटर्मिनेंट नहीं डिस्क्रिमिनेंट है। सेकंड में भी वही सेम चीज कही गई है,
कि k की वैल्यू -1 रख के पुट करिए यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप k की वैल्यू यहाँ -1 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो फिर से इक्वल रूट्स है। अब इक्वल रूट्स मतलब फिर से हो जाएगा कि d इक्वल टू 0 यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो k इज इक्वल टू 2 है। अब k इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट करिएगा, यहाँ पर भी इक्वल रूट्स हैं, यहाँ पे भी आपको इक्वल रूट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो d इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर k की वैल्यू जब -3 पुट कर रहे हैं, इसको हम आपको करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर आपको इक्वल रूट्स देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा नीचे स्पेस रफ वर्क का दिया गया है, तो यहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे इसको। तो देखिए k की वैल्यू जब -3 पुट करेंगे तो हो जाएगा -3 + 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, ठीक है। -2 ऐसे ही है, एज इट इज उतार दिया। यहाँ पर हो जाएगा -3 - 1, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या है +1, ये x है, x है, इंटू नहीं है x है, ठीक है, +1 = 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, तो देखिए इक्वेशन क्या बनने वाली है, तो हो जाएगा -2x² हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा, +8x हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ होगा पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। इसके बाद एक और चीज लगा सकते हैं क्या, +1 = 0। अब यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालें तो d होता क्या है, b² - 4ac होता है। वैल्यू निकाल देख लीजिए, b कितना है तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, -4 इंटू a कितना है 1, a है -2, ठीक है, और b कितना है मतलब c कितना है 1 है, तो 4 2 8 प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा 72। क्या इक्वल टू 0 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, इसमें इक्वल रूट्स नहीं होंगे, रियल रूट्स होंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू > 0 है। अब हम आज का अपना आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल देखिए क्या बोला गया है। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसके भी हम लोग ने एमसीक्यूज बहुत सारे कराए हैं, आपको प्लेलिस्ट में लगाई गई है, देख लीजिएगा आप लोग उसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, द पॉइंट्स, देखिए ए पॉइंट जो दिया है उसके कोऑर्डिनेट दिया -5, 5, ठीक है। बी कोऑर्डिनेट, इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो 1, -3 है, और सी के जो है वो है 4, -3। पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, ठीक है, तो x1 + x2 अपॉन 2 हो जाएगा, कॉमा y1 + y2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब AC है तो A में देखिए क्या है, -5 है, तो हो जाएगा -5, ठीक है। यहाँ पर C में देखिए 4 है, तो +4 अपॉन 2 कर दीजिए, कॉमा y1 क्या है 5 है, y2 क्या है -3 है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन 2, कॉमा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 अपॉन 2 देखिए 1 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अगले हम कहा गया लेंथ ऑफ ए बी। अब लेंथ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। अब ए और बी आपको दिए ही है, ए पता है आपको, बी पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √of x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -5 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 + 3 का होल स्क्वायर, तो 5 + 3 8 हो गया, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64, तो हो जाएगा √of, ठीक है, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √of 100 आ जाएगा। और क्योंकि √of 100 आ गया तो हम लोग इसको सीधे अब बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 यूनिट्स आ गई। तो इस तरीके से हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो इस तैयारी के बहुत ज़्यादा काम आपको आएंगे, और उसकी प्लेलिस्ट लगा दी गई है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लोग जाके देख सकते हो और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो सभी को गुड लक। अभी फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।